2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का हमारा इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 15। क्या है इलस्ट्रेशन नंबर 15 यानी चैप्टर नंबर 3 का इलस्ट्रेशन नंबर 15, जिसके अंदर वही रिटायर होने पार्टनर्स पर अपन क्या करेंगे, रिवलेशन अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। लेकिन इसके अंदर क्या बता रखा होगा, इसके अंदर क्या डिफरेंस है, इसके अंदर ये बता रखा है कि इनकी जो लास्ट में एडजस्टेड कैपिटल है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखनी है। ठीक है, एक फिक्स कैपिटल का अमाउंट दे रखा है जिसको क्या करना है, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इस क्वेश्चन में एक और चीज़ नहीं है कि इनके जो कैपिटल है उसी कैपिटल का जो रेशियो है वही इनका क्या रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि इस क्वेश्चन में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कैपिटल रेशियो है वही इनका क्या रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो क्वेश्चन ये रहा, इलस्ट्रेशन नंबर 15 हिंदी मीडियम की बुक में पेज नंबर 113 पर है। इसमें ये दे रखा है कि एबीसी एक फर्म में साझेदार हैं, 3 पार्टनर्स हैं जो लाभों को अपनी पूंजी के अनुसार विभाजित करते हैं। अब पूंजी के अनुसार तो इनकी कैपिटल क्या है, देखो 80,000, 40,000 और 40,000। अगर इनका रेशियो निकालो तो क्या बनेगा, 8-4-4। अगर और सिंपल करते हैं 8-4-4 को तो क्या बनेगा, 2-1-1। क्या रेशियो बनेगा, 2-1-1। तो इसका मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हुआ, क्यों किया हमने, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैपिटल रेशियो के अनुसार ही करना है, यानी कि वो सेम रहेगा। आगे बता रखा है 31 मार्च 2017 को उनका बैलेंस शीट इस तरह से। देखो बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें दे रखी है। गुडविल पहले हमेशा नीचे की तरफ दी होती थी, यानी कि ये बैलेंस शीट 2 तरह से बनती है ना, एक लिक्विडिटी फॉर्म में और एक फिक्स्ड फॉर्म में, है ना। तो ये कौन से फॉर्म में है, फिक्स्ड फॉर्म में। देखो नेक्स्ट, क्योंकि इसमें कैश क्या हो रहा है, सबसे नीचे आ रहा है और गुडविल क्या है, ऊपर आ रहा है, यानी कि बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब पहले आ रही बड़ी चीज़ें। ठीक है, तो देखो यहाँ गुडविल कितने की है, 10,000 रुपये की। बिल्डिंग कितने की है, 1 लाख रुपए की। मशीनरी 50,000, स्टॉक 18,000, डेटर हैं 20,000 रुपए के, जिसमें प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स कितने के हैं, 1,000 रुपए के, और डेटर बाहर कितने आ गए, 19,000 के। कैश एट बैंक बैलेंस 15,000 रुपए का। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 8,000। लॉस है ना, ठीक है। फिर उसके बाद क्रेडिटर दे रखे 24,000 के, जनरल रिजर्व है 20,000 का, WCR है 16,000 के, और कैपिटल दे रखी है 80-40-40 यानी कि 1,60,000। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट है। अब देखो एडजस्टमेंट क्या कह रहे हैं, उपरोक्त तिथि पर बी ने फर्म से अवकाश प्राप्त करने का निर्णय लिया। फर्म से रिटायर कौन हो रहा है, बी, यानी कि बी फर्म से रिटायर हो रहा है, तो बचेंगे कौन, ए और सी। ठीक है, फिर उसके बाद तथा उसके अपने अंश की धनराशि का फर्म ने निम्नलिखित शर्तों पर भुगतान कर दिया। उसका जो पैसा है, यानी कि अंश का मतलब क्या, उसका हिस्सा, उसका जो शेयर है उसको क्या किया, फर्म ने पेमेंट करने का, अलग अलग कंडीशन पर पेमेंट करने का डिसाइड किया। सबसे फर्स्ट, भवन के मूल्य को 20% की वृद्धि करनी है, यानी कि बिल्डिंग की वैल्यू कितने % इंक्रीमेंट करना है, 20%। बिल्डिंग कितने की है, 1 लाख रुपए की, इसका 20% कितना होता है, 20,000 रुपये। फायदा होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बिल्डिंग। बाय बिल्डिंग लिखने के कितना अमाउंट, 20,000 रुपये। अब ऐसा करते साथ ही साथ बैलेंस शीट भी मेंटेन करके चलते हैं। देखो ये गुडविल है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ऐसा करते हैं पहले बैलेंस शीट में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो सीधा पार्टनर्स कैपिटल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। तो देखो कौन कौन सी एक तो सबसे पहले कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं। तो कैपिटल को जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। कितना, 80,000, 40,000 और 40,000। ठीक है, ये लिख दिया। फिर उसके बाद अब देखो क्या दिख रहा है, जनरल रिजर्व दिख रहा है आपको, कितने का है, 20,000 रुपए का। यहाँ लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 10,000, 5,000 और 5,000, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व हो गया। अब ये WCR, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन ये एडजस्टमेंट है इसके बारे में, वो हम पढ़ के फिर बाद में करते हैं। देखो एक गुडविल है 10,000 रुपए की, ओल्ड गुडविल है, इसको सीधा बंद करते हैं। किस नाम से लिखेंगे, टू गुडविल 5,000, 2,500 और 2,500। फिर उसके बाद गुडविल हो गया। फिर देखो बिल्डिंग, मशीनरी और लास्ट में आ रहा प्रॉफिट एंड लॉस 8,000 का, ये लॉस है ना। टू P&L डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्या आ जाएगा भाई, 8,000 है,
तो 4000, 2000 और 2000, यानी कि बिना एडजस्टमेंट पढ़े ही हम ये चीज़ें सीधी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना। इसके लिए एडजस्टमेंट ज़रूरी नहीं, लेकिन WCR के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, IFR के लिए पढ़ना पड़ेगा, है ना, कि कुछ कहा तो नहीं है ना। और अब देखते हैं सारे एडजस्टमेंट पहले एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ एडजस्टमेंट में क्या क्या कह रखा है कि भवन के मूल्य में वृद्धि करनी है, देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बढ़ाकर 15% किया जाए। थर्ड एडजस्टमेंट है मशीनरी पर 20% डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है। स्टॉक 1000 रुपये से अधिक मूल्यांकित है यानी ओवर वैल्यूड है। लेनदारों को 6000 रुपये से कम करना है, यानी क्रेडिटर का बैलेंस जो है वो 6000 रुपये से कम करना है। बकाया किराया 1000 रुपये, यानी आउटस्टैंडिंग रेंट है आपका 1000 रुपये। सातवां एडजस्टमेंट कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दावा 8000 रुपये निश्चित किया गया है, यानी वर्कमैन कंपेंसेशन जो रिजर्व के ऊपर क्लेम किया है कर्मचारी ने वो कितने का है, 8000 रुपये का है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 72,000 यानी कि 72,000 पर किया गया है। न्यू फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया गया है, 72,000। फिर नेक्स्ट है तथा अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का अंश शेष साझेदारों के पूंजी खातों के अंतर्गत समायोजित करना है, यानी कि जिसको पेमेंट करना है वो एडजस्टमेंट किसके थ्रू करना है, उनके कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट करना है। नई फर्म की पूंजी 1,20,000 रुपये डिसाइड की गई है। भाई नई फर्म की पूंजी कितनी की गई है, 1,20,000 रुपये। तो यहाँ अमाउंट दे दिया है इन्होंने, नई फर्म की कैपिटल कितना होना चाहिए। समायोजन चालू खातों के माध्यम से करने, और जो भी एडजस्टमेंट है वो फाइनली एडजस्टमेंट जो बनेगा वो किसके थ्रू करना है, करंट अकाउंट के थ्रू, यानी कि जो बचे हुए पार्टनर्स से सिर्फ उन्हीं का करंट अकाउंट बनेगा। जो रिटायर होके जा रहा है उसका करंट अकाउंट नहीं बनेगा, उसका कौन सा अकाउंट बनेगा, लोन अकाउंट बनेगा। अगर उसको पूरा पैसा दिया जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पूरा पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो उसके किस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, लोन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। फिर इसके लिए आपको क्या क्या करना है, पुनर्मूल्यांकन खाता यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल खाते बनाने, और जो रिटायर हो रहा है बी के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात स्थिति विवरण बनाओ, यानी कि बैलेंस शीट बनानी, किसके रिटायर होने के बाद, बी के रिटायर होने के बाद। तो सारे एडजस्टमेंट पढ़ लिए हमने, अब 1 बाय 1 एडजस्टमेंट करते हैं। देखो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है कि भवन के मूल्य में 20% इंक्रीमेंट करना है, वृद्धि करनी है। तो हमने रिवोल्यूशन अकाउंट में देखो 20% यानी कि 1,00,000 का 20,000 बढ़ा दिया। अब असेट्स की तरफ जाते हैं। देखो असेट्स में सबसे पहले बिल्डिंग है, कितने की है, 1,00,000 रुपए की। अब बिल्डिंग कितने की हो जाएगी, वेरी गुड, बिल्डिंग हो जाएगी 1,20,000 रुपए की। साथ ही साथ बैलेंस शीट भी कंप्लीट करेंगे। तो अब नेक्स्ट दूसरा एडजस्टमेंट है देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बढ़ाकर 15% करना है, ठीक है। कहाँ तक करना है, 15%। देनदार डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स हैं अपने 20,000 रुपए के, कितने के, 20,000 रुपए का 15% होता है 3,000 रुपए। कितना होता है, 3,000 तक करना है प्रोविजन, लेकिन ऑलरेडी डेप्रिसिएशन ऑलरेडी प्रोविजन कितने का है, 1,000 का। इसका मतलब और लॉस कितना हो रहा है, 2,000 रुपए का और लॉस हो रहा है, डेटर कम पड़ रहे हैं। तो 2,000 रुपए का लॉस कहाँ दिखाएंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में। टू प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, कितने हजार, 2,000। कैसे आ गया, पता चल गया, यहाँ 2,000 है, लेकिन जब हम बैलेंस शीट में लिखने जाएंगे तो यहाँ डेटर हम लिखेंगे अंदर की तरफ कितने, 40,000, सॉरी डेटर कितने के, 20,000 के। तो डेटर अंदर की तरफ लिखेंगे 20,000, लेकिन लेस करेंगे प्रोविजन कितने का, 3,000 रुपए का। तो 20 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 17,000। पता चल रहा है नई बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ा, पुराने में क्या था, एडजस्टमेंट क्या हुआ, और नए में क्या लिखा जाएगा। नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट, मशीनरी पर 20% मूल्यह्रास लगाना है, यानी डेप्रिसिएशन लगाना है, वैल्यू कम करनी है। तो मशीनरी 20%, तो मशीनरी कितने की है, 50,000 का 20%, 10,000 रुपए। वैल्यू डाउन हो गई, कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। टू मशीनरी कितना, 10,000 रुपए। अब मशीनरी की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे मशीनरी। मशीनरी पहले तो हो गई 50,000, उसमें से लेस डेप्रिसिएशन 10,000 करके बाहर अमाउंट आप 40,000 ही लिखना है, या फिर आप सीधा भी लिख सकते हो मशीनरी अकाउंट कितना है, 40,000 रुपए, ठीक है। दोनों तरीके कर सकते हो। मशीनरी अंदर की तरफ कितना लिखेंगे, 50,000, लेस डेप्रिसिएशन 10,000 यानी 10,000, और बाहर कितना लिखना है, 40,000 रुपए। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक 1,000 रुपए से अधिक मूल्यांकित है, ओवर वैल्यूड है। स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू कितना है, यहाँ तो बुक वैल्यू 18,000 है, ये ओवर वैल्यूड है। जबकि क्या करना है, इसको वापस करना है, तो 17,000 बताना है, इसका 1,000 रुपये स्टॉक का लॉस दिखाना है। एसेट्स कम पड़ गई, किधर दिखाओगे, डेबिट साइड में। टू स्टॉक कितना, 1,000 रुपये, और बैलेंस शीट में कितना दिखाएंगे, स्टॉक पहले 18 था, 1,000 कम पड़ गया, अब हो जाएगा 17,000 रुपये। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलो
लेनदारों को 6,000 रुपये से कम करना है, यानी क्रेडिटर को 6,000 रुपये से कम करना है। लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी कम होती है तो अपने को फायदा हो जाता है। क्रेडिटर कितने के हैं? 24,000। तो पहले तो यहाँ फायदा वाली चीज लिख देते, बाय क्रेडिटर कितने हजार? 6,000। और 24 में से 6 जाएंगे तो क्रेडिटर कितने के हो जाएंगे नई बैलेंस शीट में? 24 माइनस 6 18,000। कितने हो जाएंगे? 18,000 के क्रेडिटर हो गए। नेक्स्ट, बकाया किराया 1,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का है? 1,000 रुपये। अब आउटस्टैंडिंग रेंट आपके लिए लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। भाई पहले कोई आउटस्टैंडिंग रेंट है क्या? किधर दिखेगा? असेट्स में या लाइबिलिटी में? लाइबिलिटी में देखना, आउटस्टैंडिंग रेंट है क्या? नहीं है। क्रिएट हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, नुकसान हो रहा है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना हो रहा है? तो आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000 रुपये लॉस हो गया। इसी को सीधा बैलेंस शीट में लिखो, किधर असेट्स में लिखेंगे? नहीं, लाइबिलिटी में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट कितना? 1,000 रुपये। नेक्स्ट, 7वां एडजस्टमेंट है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दावा 8,000 रुपये निश्चित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कर्मचारियों ने क्लेम कितने का किया है? 8,000 रुपये का क्लेम किया है फर्म के ऊपर। फर्म के पास इसके लिए कोई रिजर्व बना हुआ है? कितने का है? देखो 16,000 का रिजर्व अपने पास पड़ा हुआ है, WCR वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, यानी श्रमिक क्षतिपूर्ति कोष। इसका देखना फुल एडजस्टमेंट में कैसे कर रहा हूँ। कितना है रिजर्व? 16,000 रुपये। लेकिन क्लेम कितने का है? 8,000 रुपये का क्लेम है। क्षतिपूर्ति दावा किया है उन्होंने, उनका दावे का भुगतान किया है ऐसा नहीं कहा है। क्या किया है? सिर्फ क्लेम किया है। तो क्लेम के इसका वो पैसे मांग रहे हैं, तो मांग रहे कितने से मांग रहे हैं? 8,000। अब देखना क्या एडजस्टमेंट होंगे। 16,000 में से मैं अगर 8,000 उनके क्लेम वालों के लिए अलग से रख दूं तो बाकी कितना बचा? 8,000 रुपये। उन 8,000 को कहाँ लिखूंगा? बचे हुए जो 8,000 है पहले उनको कहाँ ट्रांसफर करूंगा? पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। 16,000 रुपये टोटल थे, जिसमें 8,000 रुपये का क्लेम हो रहा है, तो बचे हुए कितने पैसे हैं? 8,000 रुपये, जो सीधा किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पार्टनर्स में। क्या लिखूंगा? बाय WCR वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। 8,000 बचे, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4,000, 2,000 और 2,000। ठीक है। अब जो 8,000 रुपये थे जिस पे क्लेम किया है, क्या उसको रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर लिखा जाएगा? बताओ क्यों नहीं लिखा जाएगा? प्रोविजन से लेस हो गया। समझ में आ रहा है? देखो यहां पर दो चीज हो रही है, एक लाइबिलिटी और क्रिएट हो रही है और एक लाइबिलिटी कम हो रही है। एक लाइबिलिटी कम हो रही है और एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है यहां पर, तो रिवॉल्यूशन में नहीं लिखा जाएगा। कैसे भाई? WCR यहां कितना था पहले? 16,000। अब 16,000 में से 8,000 तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी यहाँ, तो पार्टनर्स के अंदर बढ़ गया, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी। इसका मतलब तो इसने 8,000 किस में ट्रांसफर कर दिए? कैपिटल में ट्रांसफर किए, कहने का मतलब। और जो 8,000 बचे हुए हैं वो किसके रूप में ट्रांसफर हो गए? क्लेम फॉर WCR, मतलब क्लेम किया है किसने? WCR। इसका मतलब WCR पूरा खत्म हो गया, उसकी जगह दो चीजें हो गई, एक तो कैपिटल बन गया 8,000 का, और बाकी दूसरा क्या बन गया? क्लेम फॉर लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। तो इसका मतलब इसमें तो कुछ नहीं होगा। अब वो 8,000 रुपये क्या करेंगे? नई बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे, क्योंकि हमने उसको पेमेंट नहीं किया है। तो यहां आ जाएगी लाइबिलिटी फॉर या क्लेम फॉर WCR। कितने का? 8,000 रुपये का। समझ में आ गया? पेमेंट नहीं किया अभी तक, इसलिए क्या करेंगे? 8,000 रुपये नई बैलेंस शीट में दिखाएंगे। फिर उसके बाद समझ में आ गया आपको? हाँ, 1,20,000, सॉरी 2,20,000 इसकी टोटल कितनी है? 2,20,000 बैलेंस शीट की। अब देखो क्या करना है आपको। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सा है? फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 72,000 पर किया गया है। नई फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया गया? 72,000। अब देखो 72,000 नई फर्म की गुडविल है, 72,000। फर्म से रिटायर कौन हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है, और बी का रेशियो क्या है? अरे 1 नहीं है, 1/3 है, 5, 4 है, 1/4। तो यहाँ लिखेंगे 1/4 ऐसा। ठीक है। बी जो रिटायर हो रहा है उसका 1 पार्ट है, लेकिन कितने में से? टोटल ऑल ओवर 4 पार्ट में से, तो 1/4। 72,000 का 1/4 करेंगे कितना हजार होगा? 18,000। कितना होगा? 18,000। इसका मतलब ये 18,000 गुडविल का पैसा ले जाएगा, तो इसके अंदर 18,000 अपने को ट्रांसफर करने हैं। लेकिन ये 18,000 देगा कौन कौन? जिसको फायदा हुआ।
भाई एक पार्टनर अगर चला जाता है तो बचे हुए दोनों पार्टनर्स को फायदा हो जाएगा। किस रेशो में? 2 और 1 में। मतलब 18,000 के 3 टुकड़े करने, 6,000 और 12,000। तो यहाँ आ जाएंगे 12,000 और 6,000। समझ में आ गया? रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 12,000 और 6,000 दोनों मिला के 18,000 होते हैं। किसके अकाउंट में ऐड करने हैं? बी के अकाउंट में। 12,000 और 6,000। 12,000 कौन देगा? तो यहाँ लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, और ये कौन देगा? बाय सीज कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? अब यही 12 और 6 इनके कैपिटल से भी काटना पड़ेगा। तो 12 और 6 देखो काटूंगा, ए के अकाउंट से काटूंगा 12,000 रुपये, बी को तो है ही नहीं, और सी के अकाउंट से कितना काटेंगे? 6,000 रुपये। किसको दिए थे इन्होंने? बी को दिए थे, तो टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहां तक समझ में आ गया? तो बी के अकाउंट में चढ़ गए पैसे। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अब आपको क्या करना है कि 72,000 किया गया, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का अंश शेष साझेदारों के पूंजी खातों के अंतर्गत समायोजित करना है। ठीक है। और नई फर्म की पूंजी कितनी डिसाइड की है? 1,20,000 रुपये निर्धारित की गई है। समायोजन चालू खातों के माध्यम से करना है, और एडजस्टमेंट किसके थ्रू करना है? करंट अकाउंट के थ्रू करना है। ठीक है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले नई फर्म की कैपिटल कितने रुपए डिसाइड की? 1,20,000 रुपये। और वो किस रेशो में रखनी है? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो 2 और 1 में रखनी है। भाई 2 ही पार्टनर बचेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ 2 बैलेंस CD। 1,20,000 का 1,20,000 रुपये की कैपिटल है ना। नई फर्म की कैपिटल कितनी रखनी है? 1,20,000, जो किस रेशो में रखनी है? 2 और 1 में। तो इसका मतलब कितना कितना अमाउंट आएगा? 80,000 और 40,000। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 80,000 और 40,000। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है? अकाउंट को क्लोज करते हैं। अब एडजस्टमेंट भी करना है और उसको फाइनल पेमेंट भी करना है। देखो पहले देखते हैं बी का पेमेंट कितना बन रहा है ऑल ओवर। देखो टोटल करो बी के क्रेडिट साइड की टोटल, हाँ रिवोल्यूशन भी बाकी है। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। सबसे पहली चीज तो ये, जब अकाउंट को क्लोज करने जाओ तो क्या करेंगे? रिवोल्यूशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करना है या लॉस जो भी है। तो देखो रिवोल्यूशन में 20 और 26,000 रुपए आपके क्रेडिट साइड की टोटल है, और डेबिट साइड की कितनी है? 10, 12, 13, 14,000। 14,000 ही इसका अपना पास प्रॉफिट है। कितना हुआ? 26,000। तो इधर भी कितना आना चाहिए? 26,000 रुपये। ठीक है। 26 माइनस 14,000 कितने बचेंगे? 12,000। क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना अमाउंट आएगा? 4,000 दो 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करें 6 3 3 6,000 3,000 और 3,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय रिवोल्यूशन अकाउंट कितना? 6,000 3,000 और 3,000। अब क्या करना है? बी की टोटल करनी है आपको। सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, कुछ बाकी रहा तो नहीं। ठीक है। अब बी की टोटल करो, क्रेडिट साइड की टोटल। $68,000 यहाँ हो गया 68,000। ठीक है। तो इधर भी कितना होना चाहिए? 68,000 माइनस करेंगे दोनों अमाउंट। 68 में से 4,500 माइनस करेंगे तो कितना? 63,500। 63,500 बचेगा, जो क्या करेंगे? उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो क्या लिखेंगे? टू सीज सॉरी बीज टू बीज लोन अकाउंट कितना अमाउंट? 63,500। ठीक है। अब क्या करना है कि जो भी एडजस्टमेंट है इनके करंट अकाउंट के थ्रू करना, अगर पैसा कम ज़्यादा जो भी होता है। तो हम देखते हैं कि पहले एक ही हम क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं। कितना हो रहा है क्रेडिट साइड में? 1,00,000 रुपए, 1 लाख हो रहा है। ठीक है। अब इधर आ जाओ, ए के डेबिट साइड की टोटल कितना हो रहा है? 5 और 4 9 और 1 10 11 1,11,000 कितना हो रहा है? टोटल करो। टोटल करो 80 और 12 92,000। 92 और 9 1,01,000। इधर 1,01,000 हो रहा है, तो इस साइड ही टोटल लिखेंगे 1,01,000।
1000 और उधर टोटल कितनी 1 लाख ही है, लेकिन अपन इधर भी कितना लिखेंगे 1,01,000। जो पैसा कम पड़ा, कितना कम पड़ा 1000, वो यहाँ लिखेंगे बाय किसके करंट अकाउंट में, एज के, एज करंट अकाउंट, क्योंकि एडजस्टमेंट आपको किसके थ्रू करने हैं, करंट अकाउंट के थ्रू करना है। अब देखो वापस सी का करना है, सी की टोटल करो, पहले क्रेडिट साइड की टोटल कर लो, 40, 5 45, 46 47, 47 और 3 50। तो सी के डेबिट साइड की टोटल कितनी हो रही है 50,000 रुपये भाई, 40 और 5 45 और 5 50,000 रुपये। और इधर डेबिट साइड की टोटल 40 46 कितना हो रहा है 49,500। देखो वापस ध्यान से 40 46 47 48 49 50 50,500 हो रही है। इसके डेबिट साइड की टोटल ही ज़्यादा है, देखो यहाँ कितनी हो रही है 50,500, तो इधर भी 50,500 होनी चाहिए। और हम बार बार करंट अकाउंट तो लिखेंगे नहीं, लिखेंगे क्योंकि दोनों के करंट अकाउंट अलग अलग है, यहाँ लिखेंगे। हाँ 20 करंट अकाउंट कितना 500 रुपये, सिर्फ 500 रुपये का डिफरेंस है, 50,000 था ही 500 आ गया। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट के अंदर हमने कुछ चीज़ें लिख चुके हैं, कुछ का एडजस्टमेंट बाकी है अभी। तो देखो क्या क्या बाकी रहा, गुडविल हो गया जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बिल्डिंग हो गया, देखो बिल्डिंग नहीं हुआ, हो गया। बिल्डिंग के बाद आ रहा है मशीनरी, फिर उसके बाद स्टॉक, फिर उसके बाद डेटर्स, कैश और बैंक बैलेंस, कैश और बैंक बैलेंस। इसके बारे में देखो कैश और बैंक बैलेंस के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ा क्या, क्यों नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा, ना तो हमने किसी पार्टनर को पेमेंट किया और ना कोई पार्टनर कैश में पैसा लाया, जो एडजस्टमेंट में कम पड़ा था ना लाया नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद सारा एडजस्टमेंट हमने करंट अकाउंट के थ्रू किया। फिर अब देखो कैश के बाद अब आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, क्या इसको हम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। चलो अब आ जाओ लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिटर हो गया, फिर उसके बाद जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, WCR को भी हमने एडजस्टमेंट कर लिया। अब आता है कैपिटल, और हाँ कैपिटल से पहले देखो कुछ एडजस्टमेंट है, एक जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट जो हमने बैलेंस शीट के अंदर लिखा, ठीक है, क्लेम फॉर WCR हो गया। अब करंट अकाउंट आएगा या नहीं आएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा नहीं आएगा, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस है तो असेट साइड में लिखा जाएगा। किनका अकाउंट है, ए और बी का, दोनों का है, कितना हज़ार है 1,000 और 500, यहाँ लिखेंगे 1,000 और 500, तो यहाँ लिखेंगे एस करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट, सॉरी सीज करंट अकाउंट, ठीक है, बी रिटायर हो गया, सीज करंट अकाउंट। फिर उसके बाद देखो अब क्या बचा, फाइनली कैपिटल का बैलेंस ना, हाँ लोन बचा है अभी तक, कितना लोन है 63,500, तो यहाँ लिखने हैं 63,500, क्या लिखेंगे 20 लोन अकाउंट, बी के लोन में 63,500 लिख दिए। अब क्या बचाना है, कैपिटल किसका, ए और सी का, कितना 80 और 40, तो यहाँ लिखेंगे 80,000 और 40,000, कितने हो जाएंगे 1,20,000, ठीक है। इस तरह से हमारी बैलेंस शीट की टोटल कितनी हो जाएगी 2,20,000, 2,10,500, 2,10,500, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या था पता चल गया आपको कि कैसे एडजस्टमेंट करना है, नई कैपिटल आती है तो कैसे करना है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।